ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात इंटरनेट पे बहुत कम ही होती है. यूजुअली अवेयरनेस भी इज नॉट दैट मच. हार्ट अटैक तो इज अ वेरी कॉमन थिंग. इसलिए मुझे ये पूछना है कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है, लोग अवेयर क्यों नहीं है. लोगों को मालूम नहीं है ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है. आदमी बोलते हैं कि पैरालिसिस हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, किसी की नजर है तो उसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं. लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखोगे ब्रेन स्ट्रोक का, 1 in every 4 minutes gets a brain stroke somewhere in our country. कभी कभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं. द मदर्स गेट द चिल्ड्रन चाइल्ड टू द हॉस्पिटल विजिट. द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम. व्हाट दे डू, दे प्ले सम यूट्यूब वीडियो on the mobile, give to the child. Believe me, the child instantly keeps quiet. Brain will be most efficient when it does one task at a time. The Brain Line Project. Project Brain Line. Brain Line. Project Brain Line. So, what is this Brain Line project that you have started, and how can this help in prevention of stroke and perhaps the most optimum management of stroke? I have seen people who are selling their farms, fields, houses to raise money to treat the brain stroke, not knowing that this brain stroke is irreversible. एटलीस्ट एक साल में एक बार इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, कि अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो एक बार आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर ही सकते हैं. इफ द पर्सन इज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सो क्या उस टाइम पे रिस्क बढ़ता है for such things to happen? As far as physical exercise is concerned, I will stress more on open air exercises like walking, jogging, swimming rather than going to the gym. ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट कमिंग फ्रॉम अ न्यूरोसर्जन, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? सो कैन यू what to believe, what not to believe? I think that aptitude people don't know. हाय गाइस, आज हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस हमारे कंट्री में बहुत कम है. जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, ब्रेन को भी डैमेज पहुंच सकता है. सो आज हमारे साथ ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर अशोक हंडे. ही इज वन ऑफ द टॉप न्यूरोसर्जन्स इन द कंट्री एंड करंटली प्रैक्टिसिंग इन नवी मुंबई. अभी डॉक्टर हंडे 1986 से केएम हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एसोसिएटेड है. वहां पे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने 1996 तक मोर देन 1000 ब्रेन सर्जरीज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ब्रेन स्ट्रोक. वैसे ब्रेन में बहुत सारे सर्जरीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट only related to brain stroke, more than 1000 surgeries. He is one of the most experienced guys in that field, in brain stroke. So उनसे हमको ये जानना पड़ेगा कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस इतना कम क्यों है, और हमारे कंट्री में एज अ हेल्थ केयर सिस्टम क्या गलतियां हो रही है, कैसे हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में नॉर्मल लोगों को और जो डॉक्टर्स है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, उनको अवेयर करे, तो कैसे हम इस ब्रेन स्ट्रोक के कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं. सो विद दैट इंट्रोडक्शन वी विल क्विकली गो एंड स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद डॉक्टर अशोक हंडे सर. सो वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you, Aditya. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मतलब ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात इंटरनेट पे बहुत कम ही होती है, एंड यूजुअली अवेयरनेस भी इज़ नॉट दैट मच. हार्ट अटैक तो इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, लोगों को बहुत पॉपुलराइज हुआ है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्रेन स्ट्रोक की जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ड्रेडफुल है. सो इसलिए मुझे ये पूछना है कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है, लोग अवेयर क्यों नहीं है? There are multiple reasons. एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
लोगों को मालूम नहीं है ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। हम्म आप आदमी बोलते हैं कि पैरालिसिस हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, किसी की नजर गई तो उसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखोगे ब्रेन स्ट्रोक का, ब्रेन हैज मेनी फंक्शंस, thousands of function brain has, and loss of any function on a permanent basis is caused as a brain stroke. बट ब्रेन स्ट्रोक की टर्मिनोलॉजी है, उसका रिलेशन केवल एंड केवल ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। ओके तो अगर ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करेगा, बिकॉज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज इंटरप्टेड, देन ओनली इट इज कैन कॉल एज अ ब्रेन स्ट्रोक। अभी ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस ब्रेन ट्यूमर भी होता है, ब्रेन स्वेलिंग में होता है, आफ्टर एक्सीडेंट जब भी ब्रेन को मार ले तभी भी पैरालिसिस होता है, तो ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता। तो जब ये पैरालिसिस का रिलेशन ब्लड सप्लाई से है ब्रेन का, उसको हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। अभी एक जमाना था, मुझे याद है मेरे पिताजी, माय मदर बोथ हैड अ ब्रेन स्ट्रोक, बट दैट वाज इन लास्ट सेंचुरी। तभी किसको अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसको पैरालिसिस हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट था मालिश, नारियल का तेल लाने का, सम और कैसे काफी तेल मिलते थे, ऑयल्स मिलते थे, लोग उसे मालिश करने के। तो उनको लगता है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक होगा वो परमानेंट होता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसको खाली मालिश ही करना है और पूरी जिंदगी वैसे ही रहना है। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो मुझे बेड पे ही सोना है और बस मुझे सेवाई करनी है लोगों की, और कुछ नहीं कर सकता मैं इसके बारे में। ये ऐसा क्यों था? क्यों अवेयरनेस नहीं था। अभी जैसे लोगों को अवेयरनेस अबाउट हार्ट अटैक के बारे में है, आप देखोगे 50-60 years ago people were aware of heart attack. Anybody gets a chest pain, they will say that this is something to do with the heart, they will rush to the doctor and get the treatment. ऐसे क्यों हो रहा था? बिकॉज डॉक्टर से जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है हार्ट के ट्रीटमेंट के बारे में, दैट टेकन एक्स्ट्रा ट्रबल टू मेक दिस advertise what is a brain stroke, what is the treatment. So they have been taking trouble to market about brain stroke since many years, since about 50-70 years. That never happened in case of a brain stroke. Brain stroke awareness अभी 20-25 साल से आ रहा है. People have started talking about the brain stroke, and उसके लिए reasons है. जैसे आप देखोगे कि कौन से डिजीज अपने कॉमन रहते हैं, तो कॉमनेस्ट था हार्ट अटैक, दूसरा था लंग प्रॉब्लम्स यानी ट्यूबरक्लोसिस, और अपने कंट्री में ये जो है मलेरिया, डेंगू, पोलियो, विच आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऑलवेज हैव अपर हैंड। सो हार्ट अटैक छोड़ा, कैंसर छोड़ा, ये अगर आप जैसे मलेरिया, डेंगू जैसे आजार छोड़ दिए, तो उसके बाद कहीं तो पीछे ब्रेन स्ट्रोक आता था। तो इसके लिए लोगों को अवेयरनेस नहीं था अबाउट द ब्रेन स्ट्रोक। हालांकि जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है उसी वजह से हार्ट अटैक होता है, ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट उनके प्रिंसिपल दोनों भी सेम है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस तरफ से किसने कोई प्रयास ही नहीं किया था उनको जानकारी दिलाने की। अभी लोग बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। उसका रीज़न ऐसा है कि जो हार्ट अटैक के नंबर थे और आप देखोगे ब्रेन स्ट्रोक के नंबर इतने बढ़ रहे हैं आजकल कि दे आर वेरी स्लोली गोइंग टू बाईपास इवन हार्ट अटैक्स। सर, सो इंसिडेंस क्या है अपना करंटली इंडिया में? Currently, incidence very high about the brain stroke. If you ask me the Indian scenario, about 152 to 170 people per lakh population gets a brain stroke in our country. If I tell you statistics, 1 in every 4 minutes gets a brain stroke somewhere in our country. Oh my God. Every 4 minutes somebody gets a brain stroke, and every 40 seconds somebody dies because of brain stroke. अच्छा, ये ब्रेन स्ट्रोक खाली शहरों में नहीं, ये ब्रेन स्ट्रोक रूरल एरियाज में जाओगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा, तो दो नंबर इज स्लाइटली लेस, बट इवन द इंसिडेंस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इज राइजिंग not only in the metropolis city but also in the rural areas. The brain stroke is rising, and the reason for this is only change in lifestyle, nothing else. अभी पहले हम कैसे बोलते थे किसको हार्ट अटैक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया, उसकी उम्र 60 से ज्यादा होगी, तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक ऑलवेज रिलेट टू द एज, इसकी उम्र 60 होनी चाहिए, 60 के ऊपर होनी चाहिए। बट अभी देखोगे कि जो यंग स्ट्रोक, दैट इज बिटवीन एज ऑफ 30 and 50,
तो उनका इंसिडेंस भी इतना बढ़ रहा है अभी। हमारे इमरजेंसी रूम में आजकल यंग पीपल आते हैं 25-30 साल में विथ हार्ट अटैक एंड द ब्रेन स्ट्रोक। सो द ब्रेन स्ट्रोक डज नॉट स्पेयर एनी एज, ब्रेन स्ट्रोक डज नॉट स्पेयर एनी जेंडर। देन इसका मतलब है जितना इंसिडेंस हाई मेल में है उतना इंसिडेंस हाई फीमेल में भी है। तो ब्रेन स्ट्रोक डज नॉट डिफरेंशिएट आपका एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपकी रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ रहते हो, शहर में रहते हो, बाहर रहते हो, विलेजेस में रहते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स द रीजन दैट नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आर राइजिंग वेरी वेरी रैपिडली नाउ, एंड दैट इज बिकॉज पीपल हैव नो अवेयरनेस रिगार्डिंग ब्रेन स्ट्रोक. People are not aware what is the risk factor for the brain stroke, and that entirely is a lifestyle related problem. सर आई थिंक जैसे हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस इतना ज़्यादा है लोगों को, सो मे बी हार्ट अटैक जब भी एक इंसान को आता है, सो ऑफकोर्स चेस्ट में पेन होता है एंड उसके जो भी सिम्टम्स है, जो भी तकलीफ होती है पेशेंट को, वो तो होती है, बट वंस द पेशेंट गेट्स एडमिटेड कि हॉस्पिटल में आ गया, जो भी उसको ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के लिए मिलना था वो मिला, देन आई थिंक द फंक्शनैलिटी ऑफ अ हार्ट अटैक पेशेंट आफ्टर द इवेंट कि हार्ट अटैक होने के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल तक आ जाता है. Yes. एंड ब्रेन स्ट्रोक का वेराज हम कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दैट इज व्हाई आई Aditya, थिंक this is a very very good observation. Very good observation. Israel, thumbs up to you for this question. हार्ट अटैक कैसे रहता है कि एक बार पेशेंट ने ट्रीटमेंट ले ली एंड पेशेंट कैन गो बैक टू नॉर्मल लाइफ. ब्रेन स्ट्रोक में वैसा नहीं है. ब्रेन स्ट्रोक में एक बार पैरालिसिस हो गया, इट इज फॉर लाइफ. देन यू लूज अ फंक्शन फॉर लाइफ बिकॉज ब्रेन स्ट्रोक इज नॉट रिवर्सिबल. आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रेन सेल्स वंस दे डाई दे डू नॉट रीजनरेट. हाँ सर, आपका कुछ एक टैगलाइन है ब्रोलो. Brolo you have करके. made a tagline Yes, Brolo. yes. That Brolo is this thing tagline that we have coined for the first time. That's we always say brain only lives once. That is, and it has come. This concept is this: once the brain cell die, it doesn't recover. There is no regeneration capacity in the brain. Like your hair can go, your nails can grow. If I cut a patch of skin, the skin cells can grow. वैसे एक बार ब्रेन सेल की डेथ हो गई, दैट ब्रेन सेल विल नेवर कम बैक इन लाइफ. इन अदर वर्ड्स, वंस यू गेट अ पैरालिसिस, लॉस ऑफ एनी फंक्शन, दैट विल नेवर कम बैक. अगर आपका स्पीच गया हो, आपको पैरालिसिस हुआ हो, आपकी विजन गई हो, कुछ भी हुआ, वो जो फंक्शन एक बार गया ब्रेन स्ट्रोक में, दैट विल नेवर कम बैक अगेन. सो दैट पर्सन कैन नेवर बिकम नॉर्मल, अनलाइक हार्ट अटैक. Because once you take a treatment heart attack, person can go back to his job. He can go back to his normal life. He can be normal person as before. But that doesn't happen because of brain stroke. एग्जैक्टली. एंड सर आपने कहा था कि जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है तो क्या चांसेस है कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उसको पैरालिसिस होना ही है, या क्या चांसेस है इवन डेथ भी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक में? Yes. सो ऐसे कुछ मतलब नंबर्स है दैट पीपल शुड बी अवेयर अबाउट? Yes. In brain stroke, उसके पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक. ब्रेन स्ट्रोक में दो टाइप्स होते हैं. एक टाइप होता है जो हार्ट अटैक में होता है. उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल गेट्स ब्लॉक्ड एंड ब्रेन डज नॉट गेट ब्लड सप्लाई. एंड सेम थिंग एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ हार्ट अटैक. राइट. और वो 90% लोगों को वो टाइप होता है. ओके. 10 to 15% जो लोग रहते हैं उनमें ब्रेन हेमरेज होता है, जिसमें ब्लड वेसल रप्चर होती है. हम बोलते हैं ना ब्लीडिंग हो गया, क्लॉट जमा हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं मेडिकल टर्म में. तो 10 to 15% पीपल गेट्स अ हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक एंड अबाउट 85 to 90% पीपल गेट द इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें ब्लड सप्लाई हार्ट तक पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, जैसे हार्ट में होता है. अभी हार्ट में हेमरेज नहीं होता है, हार्ट में केवल ब्लड सप्लाई बंद होता है. राइट. Unlike here. So, if you want to know what is the incidence of death in case of brain stroke, 30% people die on the spot. Oh my God. 30%. And of 70% people, about 30% can go back to normal life
because they have a minor stroke. Remaining people, they are dependent completely on others for survival because they are so morbid. उनको उतने डेफिसिट रहते हैं कि they खुद कुछ नहीं कर सकते. They are totally dependent. They are either bedridden or for everything require some kind of help. They can never be normal. So 30% death in brain stroke instantly. Now, the people with a severe stroke, when they get admitted to the intensive care unit, the 40% people die by the end of 1 month. Can you imagine the figure? It's an astronomically high figure. 30% death instantly, and 30 to 40% people who get admitted in the ICU with a severe brain stroke, they die at the end of 1 month. That's what happens. The figures are almost similar into the heart attack. But if heart attack patient reaches in time to the hospital, he can become normal. He doesn't Exactly. lose a function of any part of the body. Brain stroke patient, even if he reaches the hospital in time, even if he takes a treatment, there is a good percentage of people that they already develop the paralysis, which is not recoverable, which is not reversible. That's a major difference between heart attack and the brain stroke. आपको ओडिशा में there is one place where 1 in 7 people gets a brain stroke. Oh my Highest number of brain stroke because the tobacco consumption is very high in that area. So, India is called as a stroke capital of the world stroke. Already diabetes capital तो already है. because hypertension, diabetes, there are two things which are commonest causes for the brain and heart stroke. There the number is maximum in the South Asian countries, like China and India. But the number which we are now noting in India is soon will be a stroke capital of the world. I mean, this one single sentence can give an idea how badly the stroke is spreading. And believe me, this number is not restricted, as I told you before, to the old age. This number is also seen in young people. So sir, आपने stroke से related youngest case कौन सा देखा है? मैंने देखा है 2 साल का बच्चा. Even a 2-year-old 2-year-old child can have yeah. a stroke. That is why I keep telling you the stroke does not spare any age or any gender. I mean, there are certain boys who are born with abnormal blood vessels inside the brain. Right. So when they become 2-year-old, 3-year-old, those blood vessel rupture can cause brain hemorrhage. I mean, they come with a abnormal blood supply to the brain. No, there are many reasons. Some of them are genetic also. But I have seen babies 2 months old, 2 years old. Immediately after birth also they can have a brain hemorrhage. So though the number is less, definitely the number is less, but we have treated babies who are 2 months old, 3 months old, 2 years old. So sir, and how quickly can lifestyle, अभी मतलब जैसे हम जो आजकल डाइट लेते हैं एंड हमारा एक्सरसाइज कम हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, तो हमने तो देखा है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि खाना ठीक से नहीं हो रहा है एंड लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, सो एज यंग एज से फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट्स है 25 ईयर्स ओल्ड, एक 25 ईयर ओल्ड को हार्ट अटैक आया है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, नॉट बिकॉज ऑफ एनी हेरिडिटरी थिंग इन द पेशेंट. लाइफस्टाइल की वजह से उसके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉक हो गया एंड हार्ट अटैक हो गया. Right. सो सिमिलरली ब्रेन स्ट्रोक्स रिलेटेड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उस केस में हाउ यंग कैन अ पेशेंट गेट अफेक्टेड? Oh, we have seen as young as 9 and 10 years old. That young, coming with a brain stroke. अभी जब भी हम यंग एज की बात करते हैं तभी जनरली जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर पहले आता है. राइट. So we'll keep that aside. We'll not talk of hereditary genetic factors because they are non-modifiable. You can't do anything about it, Since we're talking about the lifestyle problem,
मैंने देखा है पेरेंट्स को फर्स्ट बर्थडे पे आईफोन उसके गिफ्ट करते हैं क्या कभी कभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं द मदर्स गेट द चिल्ड्रन चाइल्ड टू द हॉस्पिटल विजिट द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम I have the photographs of such mothers. What they do, they play some YouTube video on the mobile, give to the child. Believe me, the child instantly keeps quiet. Instantly. And mother is back to her work. I mean, this is how we are connecting our brains to the digital technology. अभी देखो हमने अभी स्कूलिंग किया था तो हम आफ्टर 6 years, that was our admission age to the schools. At the age of 6, they don't put me in 10th standard. Right. I have to do first standard, pass first standard, go to second, third, gradually. Because brain takes time to get matured. Brain will not be able to tolerate the knowledge of the 10th standard. It has to be taught. Brain has to be taught a lot of things. That's how the brain gets matured. Now, this maturity is a time-bound phenomenon. It is not something which I can instantly plug into your head. What digital technology has done, that everything is ready-made. The games are ready-made, everything is ready-made. So instead of graduating myself to a higher level of standards, a higher level of knowledge, I am exposed to this technology right in the beginning. So that technology bypasses my natural process of learning, and that way brain does not develop. This is just the one factor. This mobile mania that you see children of 2 and 3 years old, college-going students, while crossing the road, while driving a bike, while driving the car, they are always on the mobile. I'm not saying digital technology is bad. It is a necessity to progress further. But what is that doing to the young brain? It is bypassing completely the natural process of learning by the brain. And that's how the brain do not develop, or they develop in one particular direction. So there is no general or holistic development of the brain. And that is one of the commonest factors which I have seen affecting the children. I get boys who are in 8, 9, 10 standard in my clinic. They have just one complaint, headache. Nothing else. So when I coax the mother or father, when I ask them the questions, another complaint comes out. What is another complaint? His 8th standard performance was very good. He bagged 90%. 9th standard, 90% fell down to 70%. 10th standard, he barely could pass. What is wrong with my baby? He was so intelligent. Why the IQ is falling? And we have given everything to him. He goes to classes. He goes to all the best schools. He doesn't have to really think about earning his bread. The air-conditioned car leaves him to the school. Everything what he wants is given, but he is not doing well. And he is getting headache. Please, doctor, do the MRI. I said the answer is not in the CT scan or MRI. Answer is in what you are doing to your kid. You are spoiling the kid. So these are the factors, why we are seeing these strokes happening in the young age group. Commonest complaint is memory loss. They don't remember. Which used to happen at the age of 60, 65 in our time. Now it's happening in the 7th and 8th standard student. The commonest complaint is headache and the memory loss. Now why there is a memory loss? Always remember one thing. Brain is tuned to do one task at a time. And that way the brain is most efficient organ. It's not like computer. Where computer we can open up 4 or 5 windows simultaneously and work with the 4 or 5 windows simultaneously. Brain will be most efficient when it does one task at a time. But when you are doing multitasking, you are sitting in a lecture theater, you're listening to a teacher, at the same time you're playing some game, at the same time you're sending some message to somebody or downloading somebody, your brain gets divided. And that's where the brain development does not happen. There's another factor, the multitasking, another factor. And it is a very, very important part of the defective lifestyle in today's world. So, sir, so when these young patients come and they might just have 1 or 2 complaints, मतलब सिर्फ हेडेक हो रहा है पेशेंट को एंड वो भी स्ट्रोक हो सकता है, तो डू वी नीड टू check for something like that? If
ऐसा अगर हुआ कि सिर्फ हेडेक हो रहा है, बहुत टाइम तक हेडेक हो रहा है, दूसरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड लाइक यू सेड कि इन सम ऑफ द केसेस उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, उसकी मेमोरी थोड़ा मेमोरी लॉस है उसको, सो इवन दीज केसेस कैन बी ब्रेन स्ट्रोक. No, I don't think they will be called as a brain stroke. In fact, there is a better term nowadays what people have described for such kind of thing is called as a mental health problem. You know, it is mental health problem cannot be compared to brain stroke. But जो reasons है to cause these mental health problems or mental health disturbances, you know, those reasons can very well be a risk factors for the brain stroke in future. Okay. Yeah. Mental health problems mean we are talking of, there is a special word in neurology called the cognitive dysfunction. Now, what is cognitive dysfunction? Is like a person to person relationship, the person, how he talks to other person, you know, the learning process, the speaking process, or if I am given some task for you to do that, how your brain will go about solving the task or a problem. These are all cognitive functions. So the cognitive functions dysfunction is basically included into the mental health problem. Their depression, their anxiety, their stress, you know, all those things are put in one basket is called a mental health problem, you know, because that is directly related to the brain strength or brain health, you know. They per se does not cause any brain stroke, but they can be a precursor or they can be a big risk factor for future to develop a brain stroke. That is definitely. Okay, and sir, one question that I wanted to ask, मतलब कैसा है कि कोई भी डिजीज होता है, अगर फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक हुआ तो कॉमन मतलब लोगों को पता है कि चेस्ट में पेन होता है, बट कभी कभी जस्ट फीलिंग अनईजी, अगर कोई पेशेंट को अनईजी फील हो रहा है, पेशेंट हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर को कुछ लगा, डॉक्टर ने ईसीजी निकाला, ईसीजी में दिख रहा है कि पेशेंट को तो हार्ट अटैक आ रहा है. सो अ सीमिंगली हार्मलेस थिंग कि जस्ट अनईजी फील हो रहा है, लेकिन टेस्ट करके पता चला हार्ट अटैक है. तो सिमिलरली जो ब्रेन स्ट्रोक रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो लोगों को मालूम होने चाहिए, कि यूजुअली कैसा होता है, लोग डिसमिस कर देते हैं, अच्छा चलो ठीक है सिर्फ हेडेक हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा, एंड देन दे डोंट डू एनीथिंग. उनको वो तभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता है कि अरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक बार वो चेक कर लेना चाहिए. सो ऐसे क्या सीमिंगली हार्मलेस सिम्टम्स है बट विच इनफैक्ट शुड गेट चेक्ड? Yes. You know, the brain is a very peculiar organ. Brain always give warning signs. You know, now since we're talking about brain stroke, you know, so we will restrict ourselves to the blood supply to the brain and the Right. brain stroke. Brain always gives warning signs कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ब्रेन में, ब्लड सप्लाई डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, एंड दैट विल प्रोड्यूस वेरी स्पेसिफिक सिम्टम्स. अगर मुझे जानकारी है कि ये जो मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं इसका रिलेशन ब्लड सप्लाई से है ब्रेन के, तो मैं जाऊंगा किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, राइट. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द ब्रेन, तो मैं नहीं जाऊंगा. सिंपल सी बात है. अभी मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनको सडनली हाथ में कुछ मूंगी आती है, यू नो, थोड़ा हेवी लगता है, हैंड राइटिंग थोड़ी बदल जाती है, और मैंने चेक साइन किया तो बैंक चेक रिजेक्ट करती है बिकॉज तुम्हारा सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है करके, यू नो. ऐसे सिम्टम्स आते हैं, वो 1-2 घंटा रहते हैं, बाद में निकल जाते हैं. तो मैं क्या बोलता हूँ, ये मुझे ऐसा जो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, थोड़ा हेडेक हो रहा है, मेरे हाथ पे मूंगी चल रही है, मेरे हाथ में वीकनेस आ रहा है, शायद इसकी वजह रहेगी कि कल रात को मैं 3 बजे तक काम किया. शायद हो सकता है कि कल रात को मैंने पार्टी करके आया था, और शायद ऐसे भी हो सकता है कि मैं कल कोल्हापुर से स्लीपर कोच में सो के आया, तभी हाथ मेरा सर के नीचे आया रहेगा, इसके लिए सब ये हो गया. तो पीपल ट्राई टू जस्टिफाई द सिम्टम देमसेल्व्स. ये पहले होता था. अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है अगर मुझे ऐसे कुछ सिम्टम आ रहा है
तो आई इमीडिएटली कॉन्टैक्ट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड. हु इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड? मिस्टर गूगल. ओके, इमीडिएटली स्टार्ट गूगलिंग कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो अभी मैं क्या करूं करके, एंड देन आई लिसन टू गूगल. इसमें क्या होता है, ये बार्गेन में यू आर लॉस्ट अ चांस, यू आर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ राइट ट्रीटमेंट. ये जो मैंने बोला कि वार्निंग साइंस रहते हैं ब्रेन के, जिसका रिलेशन केवल ब्लड सप्लाई से होता है, उसके लिए एक एक्रोनिम इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स कॉल्ड द फास्ट. फास्ट. ओके. FAST. ओके. फास्ट मीन्स अगर मुझे फेशियल कुछ वीकनेस आया, A मीन्स मेरा आर्म में कुछ प्रॉब्लम है, S मीन्स मेरे को स्पीच में कोई डिफिकल्टी है, तो मुझे तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए. इसके लिए टाइम. सो इट इज FAST. So progressively, as people started thinking about this acronym fast, they realized it is very incomplete. So they added BE before fast. Now it's called the B fast. Now what is B? B is loss of balance. E means eye problem. Suddenly मुझे कुछ धुंधला दिखने लगता है, मुझे सडनली मेरी नजर जाती है, मुझे डबल दिखने लगता है. So BE and FAST. यह भी second acronym which is used all over the world. Now we at the Brain Line, we have changed this acronym, which is much more exhaustive and much more applicable. Now Be Fast, we have made it as a bed fast. Now this acronyms were coined for the first time in the world. Now I'll just tell you what is the meaning of bed fast. B तो loss of balance हो, E means eye से related हुआ, D means early morning dizziness. अर्ली मॉर्निंग. जब हम कभी सुबह उठते हैं, सडनली ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ बैलेंस होता है, मैं किसी दीवार को पकड़ लेता हूँ, मैं किसी का सहारा लेता हूँ, यू नो. और ये डिजीनेस, अर्ली मॉर्निंग डिजीनेस happens in people who are diabetic or having hypertension. It is very, very significant because this is one of the commonest symptom of people who get brain hemorrhage. Okay. So people who come to the hospital with a brain hemorrhage, if you ask them the symptom, आपको कभी आप सुबह उठते हो तो मुझे चक्कर आता है, हाँ ऐसे काफी बार मुझे होता था, you know. There is a reason for this, but first let me complete this bed fast. So B हुआ, E हुआ, D हुआ, then वापस F आया, face का abnormality, arm abnormality, speech abnormality. एक्स्ट्रा T जो हमने ऐड किया है, उसका मतलब होता है टेरिबल हेडेक. ओके. टेरिबल हेडेक इसमें होता है, ब्रेन हेमरेज में होता है. सो अभी तक ब्रेन हेमरेज किसी ने काउंट ही नहीं किया था एक्रोनिम में. लास्ट का T है टाइम. So this bed fast is an acronym we have coined for the first time in the world. It also connotes one more meaning. उसको और एक मीनिंग है. ये मतलब ऐसा है कि अगर आपने ये सिम्टम जानने लिए तो you will be bedridden very soon. That's why it's a bed fast. अभी जो मैं D के बारे में बात कर रहा था, अर्ली मॉर्निंग डिजीनेस, जो लोग रहते हैं हाइपरटेंसिव, उनका ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज वेरी हाई बिटवीन 4 AM till 10 AM. Okay. It is scientifically noted the incidence of brain hemorrhage is highest between 4 o'clock in the morning till 11 in the morning. Because the BP tend to shoot up during this time. Okay. 40% people who get brain hemorrhage, it happens in this period. आपने कभी सुना रहेगा जब भी किसको ब्रेन स्ट्रोक होता है तो आपका फ्रेंड बोलेगा, मैं कल उनसे अच्छा बात किया, अच्छा खाना खाया मेरे साथ, हमने साथ में टीवी देखा, हमने साथ में कार्ड्स खेले, बाद में 11 बजे सोने के लिए नॉर्मली, और जब मैं सुबह उठा तो अनकॉन्शियस थे, कोमा में थे. तो व्हाट हैपेंड? द गाय, द मैन वाज नॉर्मल एट 11 o'clock in the night, had a full meal, he watched TV, he played cards with you, and in the morning you suddenly find him unconscious. So what happened? This is what happens. Blood pressure tends to shoot up between 4 AM to 11 AM. So when this happens, you are in a fast asleep mode. The BP has shot up. You had a brain hemorrhage, and you're in coma. You can't call for the help. See, this is the biggest difference between the heart attack and the brain stroke. Heart attack में क्या होता है? Heart attack में if you know ये heart attack हो रहा है, अगर मुझे पहला experience है, तो I can treat myself, or at least I can call a friend
और मैं बाजू में जाके, मेरे बाजू में कोई मेरा लड़का सोया है, लड़की सोई है, वाइफ सोई होंगे, लेकिन मैं उठा सकता हूँ कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, अगर आप कोमा में चले गए एंड दैट इज इंस्टेंटली होता है, एट 1 सेकेंड आई एम नॉर्मल, इन नेक्स्ट सेकेंड आई एम इन कोमा, और मुझे पैरालिसिस होता है, मेरा स्पीच निकल जाता है, आई कांट कॉल फॉर द हेल्प। हार्ट अटैक में यू कैन कॉल फॉर द हेल्प, you can self treat yourself, but in brain stroke, if it's a very severe form, you cannot call anybody, you cannot contact, फोन कैसे उठाओगे आप, डायल नंबर डायल क्या करोगे, राइट? और तुम्हारा स्पीच गया तो तुम बात क्या करोगे किससे, ऐसा होता है। एंड ब्रेन स्ट्रोक कैनॉट बी ट्रीटेड एट होम अनलाइक हार्ट अटैक, ये बिगेस्ट डिफरेंस है। सो अगर आपको मालूम है ब्रेन स्ट्रोक के वार्निंग साइंस क्या है, बेड फास्ट, आप जरा ध्यान में रखना ये, तो शायद मुझे लगेगा कि मुझे ये सिम्टम्स है, इसका रिलेशन ब्रेन से है, और मुझे तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर ये अवेयरनेस लोगों में आया तो ही शायद हमारा ब्रेन स्ट्रोक का इंसिडेंस कम हो सकता है। सो सर, इसमें ना कपल ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आपने बताया डिजीनेस इन द मॉर्निंग, अभी होता क्या है कि डायबिटीज इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेन स्ट्रोक। अगर डायबिटीज है तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज में यूजुअली मॉर्निंग में, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, अगर किसी ने टैबलेट लेके रात को सोया और खाना ठीक से नहीं खाया फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के उसको वैसा डिजीनेस फील होगा, तो क्या वो डिजीनेस और स्ट्रोक का डिजीनेस सेम है, और अगर कुछ डिफरेंस है तो उसको डिफरेंशिएट, क्योंकि पेशेंट्स क्या करते हैं, मुझे शायद मेरे शुगर लो हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हुआ है मुझे, तो कुछ मीठा खा लेगा एंड देन दिल गो अबाउट देयर वर्क, बट इनफैक्ट दे आर हैविंग समथिंग एल्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो अर्ली मॉर्निंग डिजीनेस है, with the background of high blood pressure and a diabetes, it should be taken very seriously. But you said it correctly. अगर मेरा ब्लड शुगर कम हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हुआ, तो भी मुझे डिजीनेस हो सकता है, करेक्ट? तो हम तुरंत उसको ब्रेन स्ट्रोक से रिलेट नहीं करते। हम पहला देखते हैं कि आदमी का बीपी क्या है, इसका ब्लड शुगर क्या है। अगर वो ब्लड शुगर ठीक ठाक है, उसका बीपी ठीक ठाक है और रेज्ड है, then that should raise an alarm that this is something else. This may not be related to low blood sugar. और अगर मेरा बीपी ज़्यादा है तो that relation of high blood pressure and dizziness is direct relationship. So that you must remember. अगर मेरा ब्लड प्रेशर, देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अबाउट 130/80. Anything beyond 140/80 by definition needs a treatment. राइट। But all these people who get brain hemorrhage early in the morning, उनका ब्लड प्रेशर ऑलवेज अराउंड 180-190, और उस ब्लड प्रेशर में मुझे डिजीनेस हुआ तो दैट इज यू आर हेडिंग फॉर ब्रेन स्ट्रोक फॉर श्योर. सो डोंट ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ this could be low blood sugar, anything of that kind. But as I told you before, high BP is a single most risk factor for the brain stroke. अगर आपको डिजी है, आपको हेडेक हो रहा है, आपका बीपी ज्यादा है, सो नो अदर डायग्नोसिस शुड कम टू योर माइंड अपार्ट फ्रॉम दिस. यू मस्ट ट्रीट दिस बिकॉज अगर ये ब्रेन स्ट्रोक है, उसके इफेक्ट्स आर लीथल, नॉन रिकवरेबल. अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, लो शुगर है, तो मुझे शुगर देके आई कैन बिकम नॉर्मल, बट नॉट द ब्रेन स्ट्रोक. राइट. सो क्योंकि कैसा होता है कि यूजुअली अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि जब भी ऐसा फील होता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज चेक योर ब्लड शुगर. यस. सो कैन वी से कि आपको ब्लड शुगर तो चेक करना ही चाहिए, लेकिन आपके घर में एक वो डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजर करने का मशीन भी आपको रखना पड़ेगा. राइट. एंड व्हेनेवर सच थिंग हैपेंस, आपको शुगर चेक करना है, बट मे बी इवन बिफोर दैट आप ब्लड प्रेशर चेक करो. बराबर. करेक्ट. राइट. नाउ अबाउट दिस बीपी मेजरमेंट, blood pressure is one of the functions of the heart, right? Now we call it a vital function. Now
और दूसरे वाइटल फंक्शन कौन से होते हैं? पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये वाइटल फंक्शंस रहते हैं। किसी भी आदमी में ये वाइटल फंक्शन कांस्टेंट नहीं रहते। अगर सपोज मेरा ब्लड प्रेशर भी 130/80 है, आफ्टर 5 मिनट्स इट मे बी 150/80, और रात को जब मैं डीप स्लीप में हूँ तो भी मेरा शायद तो बीपी 110 में 80 रहेगा। वैसे पल्स का, वैसे रेस्पिरेशन का। ना ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो लोग हाइपरटेंसिव है उनका एक बार बीपी लेने से कुछ मतलब नहीं, राइट? एट दैट पर्टिकुलर टाइम द बीपी may be normal, but other time BP may not be normal at all. It may be high, it may be low also. So nowadays we recommend them to do what is called as a ABPM, right? उसका full form है ambulatory blood pressure monitoring. Now what it does, the BP cuff is applied to your arm and that stays on your body for at least 24 to 48 hours. Right. And that machine will keep recording your blood pressure every half an hour. And whilst you are doing normal activities, you know, you are driving, you're walking anywhere, going for jogging, you're doing your office work, let the machine be there on your body. And that machine will tell you at the end of the study that these are the period where your BP is shooting up. Now, what you have to do, and usually you will see people who have high blood pressure, their BP always shoots up between 4 a.m. to 11 a.m. in the morning. Always. And that time you should tell the patient that whenever you feel dizzy or giddy or if you have headache, just note down the time. Suppose he is feeling dizzy at say 7 o'clock in the morning and that machine tells me at 7 o'clock my BP was 180/90 or 180/100. It correlates. So like you should have apparatus to monitor your blood sugar at home. You should have a digital monitor to measure your blood pressure. Right. And you should relate that blood pressure to your symptoms. Or if you are symptomatic, vice versa, if you are symptomatic, if your headache, your giddiness, chakkar aa raha hai, bosa, जिसे हमको बोलते हैं vertigo, you can check your blood pressure that time, you know. So realize. So ABPM is the right investigation to work around this early morning dizziness. राइट. या फिर सर अभी ABPM तो आई थिंक इट इज, आई बिलीव इट इज फॉर 24 आवर्स आफ्टर विच इज इट इज रिमूव. Yeah, minimum 24 hours. मिनिमम 24 आवर्स. मतलब सबके पास शायद ABPM यूज करने का मौका ना हो, और मे बी समवन इज लिविंग इन अ रूरल एरिया. बट हाँ, डेफिनेटली जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन है वो तो हर कोई वो तो लेके डेफिनेटली रख सकते हैं. तो अभी कैन वी जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ठीक है, अगर बिकॉज इन अ हाउस अभी घर में रहते हैं तो सब लोग साथ में रहते हैं. अगर बेटे को पता है कि डैडी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सो व्हेनेवर ऐसा उनको कुछ सिम्टम्स आ रहा है, उनको कुछ सर दर्द हो रहा है या डिजीनेस हो रहा है, so I think the relatives of the patient play a very big role कि उनको बोल सकते हैं कि तुमको कुछ गलत दिख रहा है, पहले ब्लड प्रेशर उनका ले लो, तुम ले लो. Correct. That's a very good suggestion. They say all these people now who have high blood pressure, who are diabetic, they should keep some equipment at home, you know, to measure the values at that particular time. Because अगर मुझे headache हो रहा है 7 बजे, I will not wait till 11 or 12 o'clock because my doctor comes at 11 o'clock. You know, that makes no sense. Exactly. If you are getting headache or getting at 7 o'clock, there should be somebody at home, ideally, who can measure your blood pressure and keep it record. And when you measure, just write it somewhere. Keep it a record because you tend to forget the figures. That's very important. So keeping a record of all these values of blood pressure, blood sugar, date-wise, time-wise is a very, very important part in the management of this disease. राइट. एंड सर लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी आपने कन्वर्सेशन में बोला द ब्रेन लाइन प्रोजेक्ट. सो व्हाट इज दिस ब्रेन लाइन प्रोजेक्ट दैट यू हैव स्टार्टेड एंड हाउ कैन दिस हेल्प in prevention of stroke and perhaps the most optimum management of stroke? तो ये क्या है, ब्रेन लाइन प्रोजेक्ट क्या है? उसके पीछे छोटा सा हिस्ट्री है. जैसे मैंने कहा था कि
1990 में मैंने सर्जरी चालू किया ब्रेन स्ट्रोक के बारे में. And it's almost now more than 30 years that I have been doing this surgery. And we have seen families getting completely wiped out because of the brain stroke. होता क्या है कि अगर कोई ब्रेड अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसको अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है. बिकॉज वाइफ इज नॉट वर्किंग, चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल्स, यू नो, द एजुकेशन गोज अवे, एंड देन पीपल सेल एवरीथिंग व्हाट दे हैव टू ट्रीट द ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट. But this guy never makes a recovery. So financially they get completely wiped out. The entire family gets completely wiped out. I have seen people who are selling their farms, fields, houses to raise money to treat the brain stroke, not knowing that this brain stroke is irreversible. This number was very less previously in the last century, but now the number is increasing progressively and it a very high incidence. That is number one. Number two, initially we all used to live together, you know, your father, your uncle, you know, everybody used to live together. So if somebody falls sick, there are people to help you. Now there are nuclear families. The old parents stay alone, their children stay somewhere else or they're abroad. So there is no one to help them. They're helpless people, you know, they're completely now, they cannot be independent. They're always dependent on some help. That is number two. Number three, initially we should think brain stroke or heart attack is a disease of the old. But that is not so. We are seeing it coming in young people, and this coming is like a real, like a demon, it's coming to us, you know. So all these three things which led me to think that, then I started thinking, what is the reason for all this thing? Do you think we keep on saying bad lifestyle, unhealthy lifestyle, we keep saying the number is rising. So what we can do for this, you know? So that's how the Brainline project has come into action. We have an NGO, which is non-profit organization. It's called the Purva Medical Trust, which we established in 2011 with the aim of helping children with a brain stroke. Okay. You know, that was the main idea. Brainline has taken birth just about 3 years ago. And the brain line, because as I said, because the incidence is rising, we are seeing more and more people, patients in young age group. Brainline has taken this as a mission. What is a mission? The components of Brainline has 3 A's. First A is awareness, creating awareness. Because unless and until we make people aware what is the symptoms of brain stroke, they will not go for the treatment. And this awareness also has to be created not only amongst the people, but also among the doctors. I have seen so many patients going to the doctors with the symptoms. Doctors are not realizing, this is the brain stroke. Then they keep asking for wrong investigation. Time is lapsed. And in the brain stroke, time lapsed means brain lost. So to create awareness among the masses, not only among the common people, but also among the doctors. That is number one. Second thing, people should know if I get a symptom which might be a symptom of brain stroke, they have to go to a proper doctor, you know, and proper hospital. General idea or general by default, what I do, if I get the problem, I go to a doctor which is next door. You know, the doctor may not have a proper degree or a proper knowledge to realize this is a brain stroke coming. So I look for convenience. I always call myself the EMI man. You know, what is the EMI man? That as you are in the young age group, you are active, you want to achieve everything in the world. Every time my priority keeps changing. Initial priority is to do the college, to go for academic excellence, try to get some gold medal or distinction. Then you try to go to one of the best colleges in the city, take a degree. After with the degree that you want to establish
yours as a academician or your career. Once you get the career, then you want a house. Initially, you want 1 bedroom. Now you want 2 bedroom. Then you get married. Then you have children. Now you want 3 bedroom house. You had a Fiat first. Now you want to go for a Mercedes. You know. So every time I keep earning to pay the EMIs for my luxuries. You know, that's why I say myself the EMI man. In this whole drama of the market, my health is not a priority. Right. My priority, how do I earn more to pay the EMI? How do I earn more so that my son goes to a best college? How do I earn more so that my son gets married to one of the best places, you know, in the world? Or how do I earn so that my son goes to best university in USA? For that, I keep earning more, you know. So in short, I earn for the banks. You know, that's why I call myself EMI man, you know. So when I saw this, so there are multiple things which I thought that it was necessary. I should do something worthwhile. So that's how the access come. So people, if they are aware what they have, people should go to a proper doctor and take the proper treatment. And the third A is affordability. Because treatment of brain stroke is very expensive. As like heart attack. A common man cannot afford this. So a time will come later in our project where we are going to make the treatment affordable to people so that the treatment will not be delayed or denied because he doesn't have money. Okay. That's the basic idea how Brainline with AAA has taken its birth. सो सर ब्रेन लाइन में आपने मेंशन किया कि अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है, बट वो डॉक्टर नॉट नेसेसरीली एक स्पेशलिस्ट हो. सो आई एम थिंकिंग जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, जो भी पहले उस पेशेंट को देख रहा है, तो वो क्या कर सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी अगर न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकता पेशेंट, बट एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जा सकता है. सो आई एम यू वेरी श्योर कि all the normal doctors who are from other specialties should be associated with this Brainline project so that they will respond to the patients in the best possible way. तो अगर कोई पेशेंट ये सारे कंप्लेंट्स लेके आता है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए? To answer this question, I have to explain to you how the medical system works in our country. The general practitioners, जिसको हम पहले फैमिली फिजिशियंस बोलते थे पुराने जमाने में, जनरल practitioners form the base of our medical practice. Because anybody, you know, if he gets into any kind of problem, they first approach the general practitioner. Right. As you said correctly, they will not go to a neurosurgeon or neurologist directly. Always go to a general practitioner. And if the general practitioner is well educated and well informed, he can suspect there is something wrong. This is not something which is normal. Then he'll refer him to a physician. And the physician, then he get the patient investigated. Suppose he gets a patient with brain tumor, then he goes to a neurosurgeon. So this kind of system that exists in our country, there is nothing like primary care center or nothing like tertiary care center, because everybody wants to treat the patient by themselves. Right. Unless the things go out of the hand, patient does not move forward to a proper consultant. That's our system. And this system cannot be changed. It is deep rooted now. So I was thinking how to get around this problem. This is the answer to your question. The only answer to this problem is to educate that baseline doctor. That's the only thing. Nothing else you can do about it. You know, if you educate the general practitioners about the brain stroke, maybe he can recognize this is a brain stroke and then he refers to a proper center. This will bypass everything.
this will bypass referring to a physician, this will bypass doing investigation first, this will bypass and patient goes directly to a neurologist. So this is I am hoping for, and I hope this will work, because nowadays we have started these webinars, online webinars, where everybody is called for. It's not only physicians or MBBS doctor. We also invite BMS, homeopathic doctors, anybody who's practicing in the society. We invite them for the lecture so that we educate them. At least that will make them aware this is about brain stroke. By doing so, I'm just hoping that the patient don't get neglected and they go to a proper specialist. Right, exactly. Because I think this is a very big part of the Brainline project. And क्योंकि कैसे है, पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास आता है एंड उसको डायरेक्टली से फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को रेफर कर दिया, तो पेशेंट गेट स्कैर्ड, अरे ये Right. इसने सिंपल चीज के लिए क्या हो रहा है, ये इतना Absolutely. मुझे क्यों उनको कंसल्ट करने का जरूरत है. बट आई थिंक दिस इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस होल पॉडकास्ट कि भाई जरूरत है. यू एटलीस्ट गेट योरसेल्फ चेक्ड वंस. आई थिंक सर आफ्टर आफ्टर 30 years of age, एटलीस्ट एक साल में एक बार, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, कि अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो एक बार आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर ही सकते हैं, सो दैट द डॉक्टर विल असेस यू प्रॉपरली. एंड अगर आपको ऐसा डॉक्टर को लग रहा है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स है, इनको स्ट्रोक के चांसेस हैं, तो मे बी वी कैन कंडक्ट सम पीरियोडिक टेस्ट्स एंड प्रिवेंट दैट स्ट्रोक फ्रॉम हैपनिंग ऑल टुगेदर. जैसे आप बता रहे थे, आई थिंक जापान में एक उनका एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम था. सो हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम दैट प्रोग्राम? Yes. मैं जापान फर्स्ट टाइम गया था 1992 में फॉर अ फेलोशिप, अगेन इन अबाउट द ब्रेन स्ट्रोक रिलेटेड फेलोशिप. जापान में ब्रेन हेमरेज के इंसिडेंस बहुत हाई है. 1 in 4 people get the brain hemorrhage. And reason for brain hemorrhage is called as a aneurysmal brain hemorrhage. Now, what is aneurysm? Aneurysm is like a ballooning of a blood vessel. जैसे हमारा बलून रहता है, जो अपने हवा डाल के पानी डाल के उसको फुगाता है, वो बलून कैसे रप्चर होता है, वैसे ये ब्लड वेसल का बलून रप्चर होता है, and it causes brain hemorrhage. So 1 in 4 people in Japan has a brain hemorrhage because of this rupture of the aneurysm, rupture of the balloon. जापान में कैसे है, जापान में हेल्थ केयर इज टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट. वंस द ब्रेन हेमरेज occurs, then the ट्रीटमेंट, पेशेंट तो जाता ही है, उसको तो प्रॉब्लम होती ही है, but the treatment is very expensive. So the government was spending billions of dollars on such people. So they thought some different concept. What they did, जापान में जिनको ऐसे कुछ लोगों के उनके ग्रुप बनाए जिनको हाई रिस्क होती है ये डेवलप होने की. जैसे कोई हाइपरटेंसिव है, कोई क्रॉनिक स्मोकर है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, जिसको डायबिटीज है, जिसका लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है, जो बिल्कुल एक्सरसाइज करता नहीं, ऐसे लोगों को उन्होंने रेड फ्लैग क्रिएट किया. एंड उनको ऑन रेगुलर बेसिस दे कॉल हिम फॉर द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. नाउ वो सबको, आपको सिम्टम है या नहीं है, वो सबका उन्होंने एंजियोग्राफी किया. उनको उससे पता चला कि जिसने एंजियोग्राफी किया ना, ये लोगों को एन्यूरिज्म है, ये लोगों को चांस है कि उनको ब्रेन हेमरेज होने के. सो उसको ट्रीट करो बिफोर इट रप्चर्स, बिकॉज आफ्टर इट रप्चर्स एंड कॉज द ब्रेन हेमरेज, द एक्सपेंसेस आर स्काई हाई. बट इफ आई कैन कैच दैट पेशेंट before it causes brain hemorrhage, my expenses can be low. So that was a very successful program Japanese had. So on that basis, what we have done in Brainline, we have come out with a very novel concept. आपको तो पता रहेगा कि most of the companies they do executive health checkups, right? उसमें सब इन्वेस्टिगेशन होता है.
वो लोग आपका ईसीजी करेंगे, 2D इको करेंगे, लिपिड प्रोफाइल करेंगे, सीबीसी करेंगे, यूरिन करेंगे, सोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन करेंगे। लेकिन ऐसा एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं जिसका रिलेशन ब्रेन से होता है। तो हेल्थ चेकअप में ब्रेन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गन। So in a normal health checkup. In normal health checkup, everything is done for the entire body except for the brain. Oh my God. Okay. Okay? So we are the first one to come out with this novel concept. Now वो concept क्या है कि जब भी नॉर्मल हेल्थ चेकअप होता है, हम उनका वेट लेते हैं, हाइट लेते हैं, एज पूछते हैं, देन दे अंडरगो ईसीजी, 2D को। आपको तकलीफ नहीं तो भी ये होता ही है, लिपिड प्रोफाइल। नाउ देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट अटैक एंड फॉर द ब्रेन स्ट्रोक। थोड़ा रिस्क फैक्टर्स, उसका हमने एक्रोनिम बनाया है, उसका नाम है शैडोज। Shadows. Now, S stands for smoking. H is for the hypertension. 1A is H. Second A is the atrial fibrillation. And third A is the alcohol abuse. D for diabetes. O for obesity. W for wellspring, means family history. S for sedentary lifestyle, means no exercise. Last S is for the stress. Okay? So we ask people, do you have the symptoms, any of this problem? Suppose somebody is heavy smoker or somebody with hypertension. So I know this guy is there for problem, right? From height and the weight, I come to know that is BMI, Right. right? Then I come to know whether exercise is or not. I come to know whether is obese or not. And plus from the symptom, you realize he has some symptoms like occasional giddiness, occasional headache, occasional speech problem, or occasional visual problem. So we separate these people and keep them aside. Because the other people who have the high risk, both for the brain and for the heart, they have a risk factors like hypertension, diabetes. So we group these people. Now once we group these people, as per the symptoms, they will go either to the neurologist or a cardiologist or to the ophthalmologist. Yeah, they will do their assessment. Now there are certain blood parameters which we call as a markers, like cholesterol level, or there's something called lipoprotein A. Now if these two levels are very high, my chance of getting heart attack, brain strokes are very high. So we know a group of people who have come to us for the health checkup, that they are very high risk to get into brain stroke. So we put a red flag onto them. So these people we will call on a regular basis for the follow-up or the regular checkup, or we tell them that if you get any symptoms of bedfast, the first thing you will do, come reach the hospital. Don't say that today is Sunday or today is a public holiday. Abhi doctor milega nahi. Or doctor must have gone on leave because it's a long weekend. If you get a symptom and if you have this background of high risk factors, your first visit should be a hospital which is well equipped to manage the brain stroke. You will not go to a gynec nursing home because he is next door. You will not consult a orthopedic surgeon because he is your friend. Strict no. If you get a symptom, take a vehicle which is there at your disposal and reach a hospital which is specialized in treating the brain stroke patients. So this is the aim of Brain Line. Right, sir. Couple of questions here. So if सबसे पहले तो सर आपने शैडोज जो बताया, तो ना उसमें एंड में आपने बताया स्ट्रेस. So is stress really that big of a risk factor in stroke? Yes. Stress will raise your blood pressure. Stress will raise your blood sugar. Right. It can make a person diabetic. It can make a person hypertensive. And when people are under stress, they generally tend to counteract stress by smoking or by Eating. eating excessively or by consuming alcohol excessively. So ultimately, it keeps adding to this. So there are ways to manage stroke, stress. Medicine is not the answer for everything. You must have heard of yogas and those kind of things. They are very good,
meditation, yogas, Meditation. regular physical exercises, they're very good to manage the stroke. Very, very good, I'm telling you. And as far as physical exercise is concerned, I will stress more on open air exercises like walking, jogging, swimming, rather than going to the gym. You know, because gym, apart from cardiovascular exercises, muscle building or muscle, building high protein intake, I think they are very detrimental to the brain. They're detrimental to They're the brain. detrimental to the brain because when you talk of what happens is this, as I said, to manage stress, there are better ways like meditation, yogas, outdoor exercises. There are better ways to do that. Unconsciously or by default, when you join a gym, I'm not talking of cardiovascular exercises like treadmill, but by default, when you do a muscle building exercises, you tend to eat more proteins. That is the one which comes to mind. And only eating protein is probably may not be good enough for the brain Okay. in the absence. I mean, your diet may not be very, very balanced, what I'm saying. Okay. Have you ever seen people who are stressed out? They either eat, they keep hogging, बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कम खाते हैं. Because when you're under stress, you're always depressed, you're always anxious. That changes a lot of blood chemistry. The hormones keep jumping up and down, which is not good for the brain health. So everything what you do to manage stress, whether it's a yoga, whether it's a meditation, whether exercises, it has to be very well balanced. Do it in moderation. Do it in moderation. You can't just run behind one. There's no one solution to manage stress. It has to be combination of multiple factors. क्योंकि सर अभी सपोज किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है एंड वो पर्सन जिम जा रहा है नाउ जिम की एक्टिविटीज से तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इफ द पर्सन इज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सो क्या उस टाइम पे रिस्क बढ़ता है फॉर सच थिंग्स टू हैपन It can happen. इट कैन It can happen. We have seen patients, more than treadmill, I have seen patients while lifting heavy weights. Oh, They have suddenly fallen down because the place where I practice in that premises we have one gym. I have seen 2-3 patients coming to my clinic directly. While lifting heavy weight, they have a severe headache and they fell down. So I was called. When I went there, already he had a brain stroke. And when we did a CT scan, he had a proper brain hemorrhage. So whatever you do, it has to be done under supervision. This is a point I am talking of. एग्जैक्टली एंड दैट इज व्हाई आई थिंक जब डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है आपको हाइपरटेंशन है आपको डायबिटीज है तो ये कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा बट आपको सीधा जिम में जाके एक्सरसाइज शुरू नहीं करना है दैट इज व्हाई आफ्टर मतलब ये एडवाइस देने के बाद डॉक्टर हर बार बोलता है कि फर्स्ट कंसल्ट योर फिजिशियन Yes. और योर स्पेशलिस्ट Right. तो वो इस रीजन से कि कौन से टाइप के एक्सरसाइज करने हैं और कौन से नहीं करने वो भी मालूम होना चाहिए Correct. Absolutely. अदरवाइज यू विल उल्टा लैंड अप इन ट्रबल Yes. 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 नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो जीपीज है फिजिशियंस है डॉक्टर्स फ्रॉम अदर स्पेशलिटीज है हाउ कैन दे गेट एसोसिएटेड विद ब्रेन लाइन प्रोजेक्ट For that, we are making a network. ओके Now, उसके पीछे भी तो भी कहानी है छोटी सी. ये ब्रेन लाइन ओवर्ड आए कहाँ से? So, brain line is the word came to a mind from the railway line. Like you have in Mumbai, you have Western Railway, Central Railway, you have Harbour train, and now they're connecting to metros. So what the trains are doing, they're connecting different areas and different dots. राइट Yeah. So they have made a network like any other country. The aim of Brainline is to make a network. That's how the Brainline award has come from. ओके Now, what the network does, this network will connect a patient who is suffering to a primary stroke care center.
Okay. and to a tertiary stroke care center, and the ambulance system which is associated with these centers. Okay. So, in fact, we are developing an app. It's called as a SOS app. Okay. Now, what that app will do ultimately, that because I told you that the brain stroke patient may not be in a condition to ask for the help Right. or pick up a phone or call somebody, or he may not have anybody next door. I mean, it is impossible for him to reach any person, either physically or by telephonically. What he's supposed to do, he's just supposed to press a button. Now, what that pressing of button will do, it will send a message to everybody whose numbers are fed into his mobile. The message will go saying that I am in a problem, please help me. The same number will connect you to a primary stroke care center. So automatically ambulance network will be Alerted. initiated, and the same message will connect with tertiary stroke center. So they know there is a person from the GPS location who is staying in this particular area, particular building. So this is a network that we are creating by the means of an app. Okay. So this networking is going to help us to treat the patient better. Right. Now the story is about creating awareness. So as I said, we are taking physical lectures in the colleges, in the corporate sector, in NGOs. Now that is for the metropolitan cities. We have taken lectures in the ZP Jilla Parishad schools also, going in the interiors of the New Bombay area. But a better way to connect is by doing online webinars. Right. So we have created a WhatsApp group where all these doctors are collected together, and all these doctors they'll be attending this webinar, and there will be series of webinar on this. So you don't have to come to Vashi to hear the lecture. Sitting at home at your convenience, you're getting a knowledge. And so these people will be connected to the network. So it's a network of not only patients and the treatment facilities, but also the doctors who will be ultimately involved in treating or identifying such cases. That's the network that we are building now. Okay. So, उसी के regarding then I would like to request all the doctors who are practicing anywhere in India to get associated with the Brainline project. You can check out their website. You can contact them through their website. Yes, I Yes. believe. So this is very important because आपने जैसे पहले डिस्कशन में कहा था कि the patient has to reach the hospital on time. So there is a concept called as golden hour. If max to max doctors, जितने भी possible doctors है इंडिया में, अगर इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट होते हैं, तो पेशेंट जब भी इवेंट होता है या जब भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, उस इवेंट से लेके हॉस्पिटल पहुंचने में वो गोल्डन आवर में पहुंच सकता है. Am I right in saying this? Correct, absolutely. So sir, can you tell us about the golden hour और कितने ड्यूरेशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में अगर पेशेंट पहुंचे तो पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है. या आपको पता है कि ब्रेन सर्वाइवल के लिए केवल ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करता है. ब्रेन को और कुछ भी लगता नहीं है. ही नीड्स ओनली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड बोथ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रीच ब्रेन थ्रू द ब्लड फ्लो. Right? Right. Brain is such an organ which requires constant fueling because brain does not store glucose and oxygen. Like liver stores glucose, bone stores calcium. वैसे brain glucose और oxygen store नहीं करता, तो उसको constant supply लगता है. Unlike your electronic gadgets, once your battery charged, it can go on for hours. Right. वैसे brain नहीं है. Brain को requires a constant charging. That is number one. Brain will require constant glucose and oxygen. Now, if brain does not get glucose and oxygen for 8 minutes, the brain cells will not survive. Brain cell will die. Right? For 8 minutes. 8 minutes. Yeah. So, time is of essence to unlimited imagination
as far as brain stroke is concerned. So, if the brain does not get blood supply, the brain cells keep dying, and every second or every minute you delay in starting the treatment, millions of brain cells will keep dying. Every Millions. minute, Every millions minute. of cells are Yes. dying. The person, I'll tell you one official figure about this. Once a person gets a brain stroke, I'm talking of a person who has got an established brain stroke, yeah, fresh brain stroke. Every minute, 120 million cell die. Every minute. 120 million Million cells cell die. every And minute. every minute. And at the end of the 1 hour, 1 billion cell die. And you age by 3.6 years because those many cells have died. Right? So, brain treatment, stroke treatment is time dependent, time sensitive. More you delay, more cells will die, more you will age. You know? So, the treatment of the brain stroke has to start within a certain amount of period. More you wait, more dead cells you are producing inside the brain. This is the concept of the golden hour. You know? Right. Before understanding golden hour, you have to understand what is a door to needle time. डोर टू नीडल का मतलब क्या होता है कि जब भी मुझे पहला सिम्टम आता है घर में बैठ के और जब भी मुझे इंजेक्शन मिलता है वो टाइम शुड बी आइडियली 1 hour 60 minutes. You know, if a patient reaches the hospital and it gets treatment completed, including a CT scan within 1 hour, the stroke is entirely reversible. Oh, The patient will not progress any further. After 1 hour, if you delay treatment, the number of cells will keep dying more and more and more and more. But 3 to 4.5 hours is now taken as a golden period because if you reach the hospital in this time, if you get yourself investigated, treatment चालू करे 3-4.5 घंटे के पहले तो भी you can save a large number of brain cells. You know, जो पार्ट डेड हुआ है उसके लिए दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता. बट ऐसे पार्ट्स है ब्रेन में जो अगर आपने कुछ किए नहीं, दे आर इन डेंजर जोन. आपने ट्रीटमेंट किया, दे कैन कम बैक टू नॉर्मल. आपने ट्रीटमेंट डिले किया तो डेंजर जोन कैन बिकम अनदर पीस ऑफ डेड टिश्यू. right. Right. So this period lies between somewhere 3 to 4.5 hours. You know. Otherwise, after that, the stroke is irreversible. You can't do anything about it. But ideally, door to needle time should be 1 hour. Ideally, where your stroke doesn't progress and you'll be as normal as before. More you wait, more delay in starting the treatment, you are causing more death of the neuronal cells. Yeah. बट 3 से 4 घंटे के बीच में अगर आप गए ट्रीटमेंट चालू किया तो शायद आप ब्रेन का कुछ हिस्सा बचा पाओगे. सो ऑडियंसेस को ये जानना ज़रूरी है कि पहले जब भी ब्रेन स्ट्रोक होता है तो कुछ सेल्स, ब्रेन सेल्स मरते हैं एंड कुछ सेल्स दे आर लाइक वी In कैन से danger. स्टक इन लिम्बो और दे आर इन डेंजर जोन. दे आर इन डेंजर जोन कि वो पूरी तरह से अभी फंक्शनल भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से मरे भी नहीं है, उनको बचाया जा सकता है. करेक्ट. सो उनको बचाने के लिए आपको तुरंत जैसे ही स्ट्रोक होता है वैसे ही आपको घर से भागना है हॉस्पिटल एंड आपको उस टाइम में अगर विद इन 1 hour अगर आप हॉस्पिटल जाके सीटी स्कैन करके अगर आपको पता चले कि ओके ठीक है मुझे वाकई में स्ट्रोक हुआ है एंड देन ट्रीटमेंट ले सके लाइक यू सेड नीडल, तो अगर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा उस नीडल के थ्रू तो इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल. यस. Right. And so, sir, in this, I can, there are couple of things कि अगर कोई person है जो थोड़ा सिटी में नहीं रहता है, थोड़ा सबर्ब्स में रहता है, तो वो अगर किसी लोकल हॉस्पिटल के पास जाएगा तो उनके पास शायद सीटी स्कैन मशीन ना भी हो. तो अगर ऐसा किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, सो इज इट बेटर फॉर दैट पर्सन टू गो टू लेट्स से अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कि मल्टी स्पेशलिटी में जाएगा तो वहाँ पे सीटी स्कैन मशीन अवेलेबल है. क्योंकि अगर डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाएगा तो उनके पास सीटी स्कैन तो है
बट दे कैन ट्रीट यू, फिर वहां से भागना पड़ेगा। करेक्ट। तो मे बी डायरेक्ट आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास जाओ, तुरंत से सीटी स्कैन करा लो, एंड देन जो भी अगर स्ट्रोक हो रहा है, जो भी रिजल्ट है, उसको फिर आगे डील करो। तो इज दैट द राइट Yes. थिंग टू डू? ये जो समस्या है वो इंडिया में इज वेरी कॉमन, उसका भी हल हमने सोच के रखा है अपनी मीन्स ब्रेन लाइन में। नाउ इमेजिन, जैसे मैं पहले कहा था कि ब्रेन स्ट्रोक का इंसिडेंस रूरल एरिया में बढ़ रहा है बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपनिंग इन रूरल एरियाज ऑल्सो। अगर आप आज अलीबाग जाओगे, रोहा जाओगे, जो पहले जंगल दिखते थे, अभी जंगल की जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हुए हैं, बड़े बड़े Buildings दिख रहे हैं। corporates खड़े हुए हैं। So rural areas are no more rural nowadays. They all are urbanized. So with this modernization of the villages, they also have brought a lot of diseases with them. मराठी में उसमें कहावत है, आपने सुनी की मुझे मालूम नाही. काय त्याला म्हणतात, जिकडे गाव तिकडे सुरवटा, असं त्याला काहीतरी नाव आहे. गाव आलं की घाण आली. होय. कळलं? म्हणजे जेव्हा रूरल एरिया में जब भी इंडस्ट्रीज आती है तो उसके साथ काफ़ी कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं. ठीक है, रोजगार बढ़ता है, वो सब होता है, लेकिन उधर पोल्यूशन आता है, काफ़ी कुछ होता है. तो इंसिडेंस इन रूरल एरियाज ऑल्सो इज गोइंग अप ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक. अभी अलीबाग में किसको ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम आए हैं, वो वाशी पहुंचे उनको 4 घंटे जाएंगे. तो उसका गोल्डन पीरियड आवर कॉन्सेप्ट तो निकल गया. तो टू काउंटरएक्ट दिस प्रॉब्लम, what Brainline is doing, Brainline has selected 27 nursing homes in the periphery of metro. You know, those nursing homes are all run by MD physicians and they are trained in treating the stroke. That is number one. Number two, either they have an in-house CT scan or they have a CT scan which is very close to them. Right. Right? And third thing, making the medicine available, which can be given to such people. So the Alibag patient, if he gets a symptom, he doesn't have to rush to Vashi. He has to go to a hospital which is 10 minutes away from him, Right. where all the treatment will be given. And once the primary treatment is done, then that patient is free to go to any other place, whatever he wishes, as per his convenience, as per his financial status. So in this network which I have told you about in Brainline, all these 27 hospitals are involved, which will be treating patients locally and then shifting them to tertiary center of their choice. Yeah. In Germany, there is something called as a drip and shift method. What is a drip and shift method? If somebody comes to my hospital, my nursing home, with a brain stroke-like symptoms, I do a CT scan, I start the medicine, and with the medicines being going on, patient is shifted to a tertiary center. Okay. So what that does, it takes care of my primary treatment. Yeah, my primary aid is done. Second thing, I am not wasting time in waiting there only. Well, in case if that requires further investigation, say like MRI or angiography or some kind of a intervention, time is not wasted. He immediately goes to tertiary center, and that system in Germany has worked very well. So this network building is one of the components of Brainline. राइट एंड एग्जैक्टली, मतलब अगर उसको इफ द होल सिस्टम इज एग्रीगेटेड इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे कि सबको इफ देयर इज अ नर्सिंग होम, ये तो भी बात हुई महाराष्ट्र की. Right. सो ब्रेन लाइन प्रोजेक्ट इज करंटली ऑपरेटिंग इन महाराष्ट्र, बट हम लोग ओवरऑल पूरे कंट्री का एग्जाम्पल अगर ले लें, सो नर्सिंग होम्स विद सच अ फैसिलिटी कि आइदर सीटी स्कैन नर्सिंग होम में ही है या हॉस्पिटल में ही है या क्लोज बाय है. सो अगर सब लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक विल बी अ वेरी बिग चेंज फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर, या वेरी बिग सक्सेस बोल सकते हैं उसको. That's the idea. That's the aim, idea. basically. राइट. एंड सर ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात. किसी को अगर स्ट्रोक हुआ तो कैसे उसको बेस्ट पॉसिबल वे में हम ट्रीट कर सकते हैं. बट देन लेट्स
टॉक अबाउट प्रिवेंशन अ लिटिल, कि हम स्ट्रोक को ऑल टुगेदर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्वियस बात तो ये है कि डाइट और एक्सरसाइज करने से वो प्रिवेंट होगा, बट कैन वी नो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि ठीक है अबाउट रिगार्डिंग डाइट, जैसे हमने बताया एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल और उसका रिस्क इतना नहीं है. करेक्ट. So some such facts with which we can prevent stroke. यस. इनफैक्ट ये जो हमने अभी तो जो डिस्कस किया, द रिस्क फैक्टर्स फॉर द ब्रेन स्ट्रोक, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, people in young age group getting more and more brain strokes. If people understand this, if they understand this, 80% strokes are preventable. 80%, which does not happen in case of heart. 80% brain stroke can be prevented just by doing one thing: changing your unhealthy lifestyle and recognizing the symptoms of warning signs of the brain stroke. And third thing, reaching the place where there is a facility for stroke management. If people learn these three things, 80% strokes are preventable. Can you imagine what that means? That means 80% strokes are preventable. 80% population who is at high risk to get brain stroke, they can remain normal. When they remain normal, their family is saved. Their financially they are saved. And it's such a huge burden the country or everybody is undergoing. That burden will be reduced, I mean, it's a gigantic task. It is not very easy because the penetration of the idea that you are a candidate for a brain stroke is so poor. Penetration is so poor of this idea that it is very difficult, But we have decided, this is our mission, that we are going to do whatever needs to be done to take this to a ground level to the society. That's our mission. Right. And so sir, जैसे हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डाइट में ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट कमिंग फ्रॉम अ न्यूरो सर्जन वी वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए. सो कैन यू टेल सम simple but effective ways for everybody? Yes. Now, see, I'm not an expert on nutrition in that aspect, but I can tell you one thing, in a very simple thing. The diet should be low on the salt, low on the oil, as minimal or no sugar, There are three things. I mean, anything which will raise my cholesterol level should be avoided. I should be eating more of vegetables and fresh fruits rather than non-veg. Yeah, because non-veg means you're talking about again oil. I'll prefer to eat fish over chicken and mutton. And in fish also, instead of frying the fish, I probably prefer it with a curry preparation where oil is used to a minimal as possible. So there is no hard and fast rule. In fact, if you see the literature, there are certain people, nutritionists say, you eat what you want to eat. There's no problem. I probably will not follow them. There are certain things which I will definitely avoid. Extra salt, extra sugar, extra oil, things which definitely creates an unhealthy atmosphere inside my body. Because whatever you eat is going to get converted into calories. Remember that. And if you don't exercise, the calories are going to get deposited somewhere. And that deposit of calories into fat is what the natural thing happens inside the body. And that is what ultimately leads to atherosclerosis and ultimately to brain stroke and heart attack. So it's a big chain of events. So diet does play an important role. There's no question about it. But I'll not be very, very specific about it. I'll say more of vegetables, more of fruits. I will prefer fish over
having red meat, yeah, and anything to do with oil, I'll avoid. I mean, that's my very general kind of advice. राइट एंड सर इसमें ना इंटरेस्टिंग थिंग ऐसा है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ठीक है मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, एंड जब वो से फॉर एग्जांपल एक एंजियोग्राफ कराते हैं तो दे कम टू नो कि ठीक है मेरे आर्टरी में, मेरे ब्लड वेसल में ना थोड़ा सा ब्लॉक है, एंड देन दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर गूगल, यूट्यूब, उसमें देखते हैं अरे यार ये करेगा तो वो ब्लॉक चला जाएगा, ये पोमोग्रेनेट जूस पिएगे तो वो ब्लॉक चला जाएगा, एंड देर आर सम I will not take names, but there are some dietitians, some nutritionists who are citing papers, research papers, कि पोमोग्रेनेट जूस पिया तो ब्लॉक चला गया. Actually, now I checked those papers and that's not true. But होता क्या है कि then people start believing this and वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं मैं घर पे इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा, मैं ये रोज करूंगा और वो ब्लॉक चला जाएगा. बट इज दैट ट्रू? Yeah, ये घर में ट्रीटमेंट होगा बात तो पक्का ट्रू है. ओके. You know, because as I told you, Google is good. Google is really helping people around. But I will use Google, if I want to go for a movie where it is running, or I'll use Google for some knowledge, scientific knowledge. But as far as treatment is concerned, I'll stay a little bit away from Google because Google has got too much of information. And I feel that when there is too much information, there is too much confusion. So, what to believe, what not to believe, I think that aptitude people do not have, and that's what leads to treat them at home. So, if somebody diagnosed him I was little block in the arteries, they tend to follow this home remedies. I don't mind them doing a home remedies, but at the same time, then they should follow with the clot also. If I drink pomegranate juice for 6 months, has my clot dissolved? एग्जैक्टली. If there is no scientific evidence to back it up, I am not finding any rational behind this. राइट, मतलब आप होम रेमेडीज कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम आप आपके डॉक्टर के साथ चेक कर लो ना. Correct. वेदर इट इज Correct. वर्किंग और Yeah. वेदर इट इज नॉट Right. वर्किंग. सिर्फ वो लेने से यू आर ड्रॉपिंग द रेगुलर एनुअल चेकअप, Right. तो वो तो सही बात नहीं है. Absolutely. Right. Absolutely. सो सर आप हमारे ऑडियंसेस को क्या टेक होम मैसेज देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो उनको? उसके पहले मैं एक केस के बारे में बताऊंगा. Which happened just recently, about 3-4 days ago. One patient who is about 34 years old, she came to me for an advice on 11th. It seems when I asked the history, she says on 8th of this month, she had some speech difficulty and some tingling numbness in the right hand. It disappeared in very short while, in 20-30 minutes. And because it disappeared, nobody paid any attention to that. And she had no risk factors. She had no blood pressure, non-diabetic. She was not obese, Everything was fine. And on 9th, next day, she had similar episode, which lasted for a long period. So they were scared. They took her to a local hospital. They got her admitted there. The doctor sent her for an MRI, which was about 30-40 kilometers from the hospital was. The MRI showed a brain infarct. See, all this process of admission, treatment, MRI, coming back to the center took about 5 to 6 hours. So when she came back to the hospital again with the MRI report, her speech had improved completely, her weakness also had improved completely. MRI shows a proper brain infarct. So the doctor called me, what is to be done? I said, you send her immediately here. She had 2 episodes of transient ischemic attack and she's lucky that she has recovered. And you have evidence on the MRI that there is a brain infarct. What more you want? So they came here, they got admitted under our care.
we did the angiography, and brain angiography showed one of the arteries, what you call the middle cell artery, was stenosed. It had become smaller. So now there's a perfect ground for this patient who should undergo angioplasty, like what we do for the heart, coronary angioplasty. I mean, she's a young patient, no risk factors. She had 2 episodes of transient attacks. Luckily, it recovered. MRI shows an evidence of infarct. Angiography shows narrowing of the blood vessel. I don't think you need anything more than that. So I explained to them everything, that you have to undergo angioplasty to resume the blood supply to the brain. If you don't do it, third time you may not be lucky. Third time you may land up with a permanent stroke, and which will not recover at all. So whole life you'll have no speech and no strength in the upper limb. Now they did not listen. They probably consulted somebody on the same day. They took a discharge and went home. I don't know what that happened to the patient. For last 2 hours, we have been talking about risk factors to the brain stroke. You know, we are also saying the 80% brain strokes are preventable. You should know what are the signs of TIA. If you know all these things, and if you take care of your early lifestyle, I think brain stroke is preventable, easily preventable. And important thing to prevent the brain stroke, you have to take control of yourself and your risk factors, which does not cost you a single rupee. Right. So, guys, thank you very much, Aditya, for this podcast. And I hope it will be useful and informative for everyone. Right. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much.